नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एशियन न्यूज में। मेरा नाम है सिद्धांत त्रिपाठी। रोटी, कपड़ा और मकान भारत देश में सुप्रसिद्ध वाक्य के मायने हैं कि एक आम व्यक्ति के पास ये तीन चीजें तो होनी ही चाहिए, लेकिन अब इसमें एक चीज और जुड़ गई है जिसकी चर्चा इनके साथ होती है। रोटी, कपड़ा, मकान और आईफोन। ध्यान से देखिए, आपके हाथ में जो आईफोन है, हो सकता हो कि उसकी बॉक्स के नीचे लिखा हो असेंबल्ड इन इंडिया, क्योंकि आज के वक्त में भारत के अंदर हर साल लगभग 5.5 करोड़ आईफोन बन रहे हैं। मतलब दुनिया में बिकने वाला हर चौथा आईफोन आज भारत से बनकर ही निकल रहा है। लेकिन सवाल यह है कि जो देश कभी सिर्फ खरीदार था, वो अचानक एप्पल का सबसे भरोसेमंद प्रोडक्शन पार्टनर कैसे बन गया? और इस कहानी से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इतने नाराज क्यों हैं? आइए समझते हैं पूरी कहानी। एक वक्त था जब भारत टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया का मुंह ताकता था। हम सिर्फ खरीदार थे, निर्माता नहीं। लेकिन आज भारत का मैन्युफैक्चरिंग स्केल उस मुकाम पर पहुंच गया है जहां से हम दुनिया भर की मांग को अकेले दम पर पूरा कर रहे हैं। इस कामयाबी की सबसे बड़ी मिसाल 2025 में देखने को मिली, जब एप्पल ने अपनी आईफोन 17 सीरीज बाजार में उतारी। सालों तक एप्पल हाई एंड प्रीमियम फोन बनाने का भरोसा सिर्फ और सिर्फ चीन पर करता था। उन्हें लगता था कि इतनी बारीकी और स्केल कहीं और मुमकिन ही नहीं है। लेकिन आईफोन 17 सीरीज के वक्त इतिहास बदल गया। चीन के बाद दुनिया में भारत वो पहला देश बना जिसने इस पूरी प्रीमियम सीरीज के सभी मॉडल्स को शुरुआत से ही अपने देश में असेंबल किया। ये ऐसा कदम था जिसने दुनिया की पूरी टेक इंडस्ट्री को हैरान कर दिया। लेकिन इस तस्वीर से हर कोई खुश नहीं था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब भारत की फैक्ट्रियों से लाखों आईफोन पैक होकर सीधा अमेरिका के बाजारों में पहुंचते हुए देखा तो उनकी टेंशन बढ़ गई। उन्होंने खुलकर और बेहद सख्त लहजे में कहा, एप्पल एक अमेरिकी कंपनी है और उसके अपने प्रोडक्ट्स भारत के बजाय अमेरिका में ही बनाने चाहिए। जाहिर सी बात है कि अमेरिका की कंपनी अगर अमेरिका के बाहर किसी देश में इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर ले तो ये बात वहां के नेतृत्व को जरूर चुभेगी। लेकिन इस नाराजगी और दुनिया भर की हैरानी के बीच एक सवाल खड़ा होता है, भारत इस मुकाम तक पहुंचा कैसे? इस कहानी को समझने के लिए हमें समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाना होगा। उस दौर में जाना होगा जब आईफोन का मतलब सिर्फ और सिर्फ मेड इन चाइना हुआ करता था। अगर आप एप्पल के किसी भी पुराने प्रोडक्ट को उठाकर देखें तो उस पर एक लाइन लिखी मिलेगी, डिजाइन्ड बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया, असेंबल्ड इन चाइना। यानी अमेरिका के कैलिफोर्निया में बैठे इंजीनियर्स आईफोन का डिजाइन कागज पर तैयार करते थे, लेकिन उस डिजाइन को असली चलते फिरते फोन में बदलने का सारा काम चीन की जमीन पर होता था। चीन की ताकत सिर्फ सस्ते मजदूर नहीं थे, असली ताकत थी सप्लाई चेन क्लस्टरिंग। फॉक्सकॉन का झेंगो कॉम्प्लेक्स, जिसे दुनिया आईफोन सिटी के नाम से जानती है, वहाँ 160 एकड़ में फैली फैक्ट्री में 20 लाख से ज्यादा लोग दिन रात काम करते थे। बैटरी, डिस्प्ले, कैमरा, मॉड्यूल, पेंच, एक आईफोन बनाने के लिए जो भी जरूरी सामान चाहिए वो सब कुछ चंद किलोमीटर के दायरे में ही मिल जाता था। कुछ भी बाहर से मंगाने का झंझट ही नहीं था। यही वजह था कि चीन की फैक्ट्री पूरी दुनिया पर राज कर रही थी। लेकिन ये भी सच है कि कुछ भी हमेशा के लिए एक जैसा नहीं रहता। सबसे पहला झटका आया 2018 में, जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन से आने वाले सामान पर भारी टैरिफ लगा दिया और जवाब में चीन ने भी अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर वैसा ही टैक्स ठोक दिया। इसके बाद आया 2020 और 2021 का वो दौर जब कोविड-19 महामारी ने पूरी दुनिया को घुटनों पर ला दिया। चीन ने जीरो कोविड पॉलिसी लागू की, जिसके तहत एक मरीज मिलने पर भी पूरी फैक्ट्री हफ्तों और महीनों के लिए सील कर दी जाती थी। जिन कारखानों की मशीनें कभी रुकती नहीं थी, उन पर अचानक ताले लटक गए। ग्लोबल मार्केट में आईफोन्स की शॉर्टेज आ गई और एप्पल का रेवेन्यू सीधा गिर गया। फिर 2022 में एक और झटका लगा, जब खुद आईफोन सिटी में वर्कर्स का बड़ा प्रोटेस्ट फूट पड़ा। इन तीनों झटकों ने एप्पल के बोर्डरूम में एक ही बात तय कर दी, अब अपना पूरा भविष्य सिर्फ एक देश के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। और यहीं जन्म हुआ चाइना प्लस वन रणनीति का। 2017 में एप्पल ने बहुत खामोशी से भारत की जमीन को आजमाना शुरू किया। बेंगलोर में ताइवान की कॉन्ट्रैक्ट कंपनी
विस्ट्रॉन के जरिए एप्पल ने अपना पहला मेड इन इंडिया फोन बनाया। पुराना आईफोन एसई मॉडल एक तरह का टेस्ट रन था, ये देखने के लिए कि भारतीय कारीगर और इंजीनियर एप्पल की क्वालिटी पर खरा उतर भी सकते हैं या नहीं। 2019 में एप्पल के सबसे बड़े ग्लोबल पार्टनर फॉक्सकॉन ने भारत में कदम रखा और चेन्नई के पास पहली बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी खड़ी कर दी। 2023 के बाद एप्पल ने अपने ग्लोबल प्रोडक्शन का बड़ा हिस्सा भारत की तरह शिफ्ट करना शुरू कर दिया और जो सफर 2017 में कुछ हजार फोन से शुरू हुआ था, वो आज हर साल 5.5 करोड़ आईफोन बनाने तक पहुंच गया है। आज चेन्नई के बाहर फॉक्सकॉन का परिसर 160 एकड़ में फैला है, जहां 40,000 से ज्यादा कर्मचारी 3 शिफ्टों में काम करते हैं। एप्पल के ग्लोबल प्रोडक्शन का करीब 25% हिस्सा आज भारत के पास आ चुका है और वित्त वर्ष 2026 में भारत की एप्पल की सालाना बिक्री $10 बिलियन के पार पहुंच गई है। लेकिन इस पूरे ग्लोबल खेल में विदेशी कंपनियों के आने की कहानी जितनी शानदार लगती है, उसकी नींव उतनी ही पक्की सरकारी नीतियों पर टिकी है। विदेशी दिग्गजों को भारत में करोड़ों डॉलर लगाने के लिए राजी करना कोई आसान काम नहीं था। इसके लिए भारत सरकार 2020 में लेकर आई PLI यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इसका सीधा मतलब था, आप भारत में जितना ज्यादा माल बनाएंगे, सरकार आपको उतना ज्यादा नगद इनाम देगी। इस एक योजना ने पूरी बाजी ही पलट दी। ताइवान की 3 बड़ी कंपनियों फॉक्सकॉन, पेगेट्रॉन, विस्ट्रॉन, इन्होंने भारत में करोड़ों डॉलर का निवेश किया। लेकिन असली रोमांच तब आया जब भारत के सबसे भरोसेमंद कारोबारी घराने ने इस अखाड़े में कदम रखा, टाटा ग्रुप। अब तक एप्पल का काम सिर्फ गिनी चुनी ताइवानी कंपनियों के पास था, लेकिन टाटा ने अपने आक्रामक फैसलों से इस विदेशी दबदबे को काफी हद तक कम कर दिया। नवंबर 2023 में टाटा ने विस्ट्रॉन का पूरा बेंगलुरु प्लांट खरीद लिया। पहली बार कोई शुद्ध भारतीय कंपनी सीधे एप्पल से जुड़ी। भारत को चुनने का फैसला एप्पल के लिए कितना सही था, इसकी असली परीक्षा मार्च 2025 में हुई, जब अमेरिका में ट्रंप का दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ और ट्रेड वॉर पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो गया। हालात इतने गंभीर हो गए कि चीन में बने आईफोन पर अमेरिकी बाजार में 55% तक टैक्स लगाने का खतरा पैदा हो गया, जबकि भारत में बने फोन पर सिर्फ 10% के आसपास टैक्स लगना था। 45% का यह फैसला कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। सोचिए, अगर $1,000 के फोन पर आधे से ज्यादा हिस्सा सिर्फ टैक्स में चला जाए तो कंपनी का पूरा मुनाफा ही खत्म हो जाएगा। इसी टैक्स की मार से बचने के लिए नए टैरिफ लागू होने से ठीक पहले एप्पल ने ऐसा कदम उठाया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। कंपनी ने रातों रात भारत से अमेरिका तक करीब $1 बिलियन के आईफोन स्पेशल कार्गो एयरक्राफ्ट के जरिए एयरलिफ्ट करवा दिए। अगर उस वक्त भारत का मैन्युफैक्चरिंग बेस तैयार नहीं होता तो एप्पल को ये सारा माल चीन से ही भेजना पड़ता और इस पर करोड़ों डॉलर का एक्स्ट्रा टैक्स भी चुकाना पड़ता, क्योंकि चीन पर टैरिफ पहले ही लागू हो चुका था। इस रेस में भारत अकेला नहीं है। चाइना +1 की रणनीति में वियतनाम भी अपने बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के दम पर एक चालाक खिलाड़ी साबित हो रहा है। लेकिन एप्पल ने दोनों देशों के बीच टकराव से बचने के लिए एक बहुत चतुर चाल चली है। भारत को मुख्य रूप से आईफोन मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाया गया, जबकि वियतनाम को एयरपोर्ट्स, आईपैड और मैक कंप्यूटर्स का जिम्मा दिया गया। आज दुनिया के 62% एयरपोर्ट्स अकेले वियतनाम की फैक्ट्रियों में तैयार हो रहे हैं। आज भारतीय फैक्ट्रियों में लोकल वैल्यू एडिशन सिर्फ 18 से 19% के बीच अटका है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी फोन की लागत 1 लाख रुपए है तो उसमें भारत की असली कमाई 20,000 रुपए से भी कम है। बाकी 80,000 से ज्यादा की रकम उन देशों में जा रही है जो उसके अहम पुर्जे बनाते हैं। भारत को चीन और वियतनाम जैसी तेज मैन्युफैक्चरिंग ताकत बनने के रास्ते में अभी कई अड़चनें पार करनी हैं। सबसे बड़ी रुकावट है हमारा लॉजिस्टिक्स ढांचा और लाल फीताशाही। एक उदाहरण से समझिए, अगर वियतनाम से कोई माल समुद्र के रास्ते अमेरिका भेजा जाता है तो पहुंचने में औसतन 12 दिन लगते हैं, लेकिन भारतीय बंदरगाहों की सुस्त रफ्तार और कस्टम क्लियरेंस की लंबी कागजी कार्रवाई के चलते भारत से अमेरिका तक माल पहुंचने में औसतन 28 दिन तक लग जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में जस्ट इन टाइम डिलीवरी का नियम चलता है और कागजी कार्रवाई में 1 दिन की देरी भी पूरी असेंबली लाइन को रोक सकती है।
इसके साथ क्वालिटी कंट्रोल भी बहुत बारीक मसला है। एप्पल को अपनी फैक्ट्रियों में 0 डिफेक्ट टॉलरेंस चाहिए होती है, यानी कि अगर 100 फोन बने तो सभी 100 बिल्कुल परफेक्ट होने चाहिए। चीन के अनुभवी कारीगरों ने ये महारत दशकों में हासिल की है और हमारे युवा कामगारों को उस स्तर की बारीकी सीखने में अभी वक्त और ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी। इन सब के साथ पर्यावरण की चुनौती भी सामने खड़ी है। एप्पल ने 2030 तक अपनी ग्लोबल सप्लाई चेन को 100% कार्बन न्यूट्रल बनाने का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए कंपनी ने भारत में क्लीनमैक्स नाम की कंपनी के साथ मिलकर करीब 100 करोड़ रुपए का निवेश किया है, ताकि फैक्ट्रियों को साफ बिजली मिल सके। 90 और 2000 के दशक में जब पूरी दुनिया की फैक्ट्रियां चीन की तरफ जा रही थीं, तब भारत विकास की उस मैन्युफैक्चरिंग बस में चढ़ने से चूक गया था। लेकिन दुनिया की बदलती हुई जियोपॉलिटिक्स ने भारत को दूसरा बड़ा मौका दिया है। एप्पल का भारत आना सिर्फ स्मार्टफोन बनाने की कहानी नहीं है, यह अमेरिका की टेक्नोलॉजी, चीन की विरासत और भारत के बड़े बाजार और नीतियों के बीच ताकत छीनने की कहानी है। आज की जेंजी के हाथ में स्मार्टफोन है, यूपीआई है, क्रेडिट कार्ड है और अब भारी भरकम कर्ज भी है। विदेश यात्रा से लेकर म्यूजिक कॉन्सर्ट्स, लेटेस्ट आईफोन से लेकर रोजमर्रा की शॉपिंग तक, आज भारत के युवाओं के खर्च करने का तरीका पूरी तरह बदल चुका है। लेकिन इस बदलती आदत ने भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की रातों की नींद उड़ा दी है, क्योंकि सवाल सिर्फ यह नहीं है कि युवा कितना खर्च कर रहे हैं, बल्कि असली सवाल यह है कि इस खर्च का पैसा आ कहां से रहा है। जेब में पैसे कम है तो क्रेडिट कार्ड है, लिमिट खत्म हुई तो इंस्टेंट पर्सनल लोन है और छोटे खर्चों के लिए बाय नाउ पे लेटर भी मौजूद है। यानी आज की इच्छा पूरी करने के लिए आने वाले सालों की कमाई पहले ही खर्च हो रही है। आज अब बात करेंगे युवाओं में बढ़ते इसी क्रेडिट कल्चर और उसके पीछे छुपे बड़े आर्थिक जोखिम की। द इंडियन एक्सप्रेस की हालिया रिपोर्ट और वित्तीय आंकड़ों के मुताबिक 2000 के बाद पैदा हुए जेनजी महज 22 साल की उम्र में ही क्रेडिट सिस्टम में एंट्री कर रही है। पहले के समय में लोग अपनी पहली नौकरी मिलने के बाद बचत करना सीखते थे, लेकिन आज शुरुआत क्रेडिट कार्ड, छोटे पर्सनल लोन या बीएनपीएल से हो रही है। यानी अब युवाओं के सोचने का तरीका पूरी तरह बदल गया है। पहले सवाल पूछा जाता था, क्या मेरे पास इसे खरीदने के पैसे हैं या नहीं, लेकिन अब सवाल पूछा जाता है, मैं इसकी हर महीने कितनी ईएमआई दे सकता हूँ। और ठीक यहीं से आरबीआई की चिंता शुरू होती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी ताजा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में हाउस होल्ड डेब्ट यानी कि पारिवारिक कर्ज और खासकर कमजोर क्रेडिट प्रोफाइल वाले युवाओं के बढ़ते लोन को लेकर सख्त चेतावनी जारी की है। आरबीआई की सबसे बड़ी चिंता अनसिक्योर्ड रिटेल लोन्स को लेकर है। ये ऐसे कर्ज होते हैं जिनके पीछे कोई घर, सोना या गाड़ी जैसी संपत्ति गिरवी नहीं रखी होती। क्रेडिट कार्ड, बिल और पर्सनल लोन इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। अगर किसी समय अर्थव्यवस्था में सुस्ती आती है या युवाओं की नौकरी सैलरी पर दबाव बनता है, तो इन कर्जों को चुकाना बेहद मुश्किल हो जाएगा, जिससे कि पूरा बैंकिंग सिस्टम प्रभावित हो सकता है। आंकड़ों पर नजर डालें तो स्थिति की गंभीरता साफ समझ आती है। गैर मकान कर्ज की हिस्सेदारी। मार्च 2026 तक भारत में परिवारों के कुल कर्ज में गैर मकान रिटेल लोन की हिस्सेदारी बढ़कर 58.4% हो गई है, जो कि मार्च 2025 में 54.9% थी। पर्सनल लोन में भारी उछाल। अन्य पर्सनल लोन्स का बकाया मार्च 2022 के 9.02 लाख करोड़ से लगभग दोगुना होकर मार्च 2026 में 17.32 लाख करोड़ पर पहुंच गया है। गोल्ड लोन। वहीं सोने के बदले लिया गया कर्ज इसी दौरान 74,738 करोड़ से बढ़कर 4.61 लाख करोड़ के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। यानी देश में सिर्फ कर्ज की मात्रा ही नहीं बढ़ रही, बल्कि कर्ज लेने का पूरा तरीका ही बदल रहा है। अब सवाल है कि युवाओं का ये पैसा जा कहां रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार बैंक ऑफ बड़ौदा के अर्थशास्त्रियों ने अनुमान लगाया है कि पिछले 24 महीनों में सिर्फ म्यूजिक कॉन्सर्ट्स जैसे कि कोल्ड प्ले या दिलजीत दोसांझ के शो से जुड़ा खर्च करीब 1600 से 2000 करोड़ रुपए रहा है। इतना ही नहीं, पर्सनल लोन्स का 25% से ज्यादा हिस्सा केवल घूमने फिरने या ट्रैवल के लिए लिया जा रहा है। मुद्दा यह नहीं है कि वह घूम रहे हैं या कॉन्सर्ट में जा रहे हैं। मुद्दा यह है कि लाइफस्टाइल और दिखावे के खर्चों को अब कर्ज लेकर पूरा किया जा रहा है। अगर किसी युवा की सैलरी 40,000 है
और इसकी ईएमआई व क्रेडिट कार्ड बिल मिलाकर 25,000 से 30,000 हर महीने चले जाते हैं तो नौकरी में जरा सा भी झटका उसके पूरे जीवन को आर्थिक संकट में डाल सकता है। इस बढ़ते अनसिक्योर्ड लोन का असर अब बैंकों की बैलेंस शीट पर भी दिखने लगा है। मार्च 2026 में अनसिक्योर्ड रिटेल लोन का ग्रॉस एनपीए रेशियो बढ़कर 1.8% हो गया, जो एक साल पहले 1.2% था। 50,000 से कम के छोटे पर्सनल लोन सेगमेंट में फिनटेक कंपनियों और लोन एप्स की हिस्सेदारी 56.8% है। सबसे डरावनी बात यह है कि इस छोटे लोन सेगमेंट में डिलिक्वेंसी यानी कि समय पर ईएमआई न चुकाने की दर मार्च 2026 में 6.4% तक पहुंच चुकी है। तो क्या क्रेडिट कार्ड या लोन लेना पूरी तरह गलत है? बिल्कुल भी नहीं। क्रेडिट कार्ड या ईएमआई अपने आप में कोई बुरी चीज नहीं है। ये एक बेहतरीन फाइनेंशियल टूल है अगर इसे समझदारी से इस्तेमाल किया जाए। समस्या तब शुरू होती है जब आपकी कमाई बढ़ने से पहले आपका कर्ज बढ़ने लगता है। एक क्रेडिट कार्ड की ईएमआई के ऊपर दूसरा पर्सनल लोन, फिर बीएनपीएल और उसके बाद तीसरी किश्त। हर खर्च अलग अलग देखने में छोटा लगता है, लेकिन महीने के आखिर में आपकी मेहनत की कमाई का बड़ा हिस्सा ब्याज चुकाने में ही चला जाता है। असली सवाल यह नहीं है कि आज की जेनजी कितना कमा रही है, बल्कि सवाल यह है कि अपनी आने वाली कमाई में से वे आज कितना कमा रहे हैं। मोबाइल रिचार्ज कराने वाले देश के करोड़ों यूजर्स के लिए टेलीकॉम सेक्टर से एक बहुत बड़ा और दिलचस्प अपडेट सामने आया। एक तरफ जहां जियो ने करीब एक दशक बाद अपनी आइकॉनिक प्राइम मेंबरशिप को नए अंदाज में दोबारा लॉन्च किया है, जहां 300 रुपए में पूरे एक साल के लिए रिचार्ज की कीमतों को लॉक करने का मौका मिल रहा है, तो दूसरी तरफ एयरटेल कॉलिंग यूजर्स के लिए 84 दिनों वाला नया प्लान लेकर आई है। और बीएसएनएल ने तो हद ही कर दी है, जहां सिर्फ ₹1 में आपको फ्रीडम 2.0 ऑफर मिल रहा है। टेलीकॉम बाजार में मुकाबला बेहद कड़ा हो चुका है। एक तरफ महंगे होते रिचार्ज प्लान्स की चिंता है, तो दूसरी तरफ कंपनियों के ये अट्रैक्टिव ऑफर्स। तो आखिर किस कंपनी का ऑफर आपके लिए सबसे बेस्ट है और जियो ने प्राइम को दोबारा क्यों लॉन्च किया? आइए पूरे खेल को आज के वीडियो में विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिलायंस जियो की। लगातार बढ़ते टैरिफ हाइकों की खबरों के बीच जियो अपनी प्राइम मेंबरशिप को नए रूप में वापस लाया है। इसकी सालाना फीस 300 रुपए रखी गई है और ये 20 अगस्त 2026 से उपलब्ध हो चुका है। इस बार जियो प्राइम का सबसे बड़ा फायदा है प्राइस प्रोटेक्शन। इसे एक उदाहरण से समझिए। प्राइस प्रोटेक्शन, मान लीजिए आप 299 रुपए वाला रिचार्ज कराते हैं और आने वाले समय में जियो उस प्लान की कीमत बढ़ाकर 350 या 400 रुपए कर देता है, तो आम ग्राहकों को नई बढ़ी हुई कीमत देनी होगी। लेकिन प्राइम मेंबर्स को 1 साल तक पुरानी तय कीमत पर ही रिचार्ज कराने की सुविधा मिलती रहेगी। यानी कि 300 रुपए की मेंबरशिप देकर ग्राहक भविष्य में संभावित टैरिफ हाइक के झटके से खुद को बचा सकता है। इसके अलावा प्राइम मेंबर्स को अलग से कैशबैक वाउचर्स और जियो की डिजिटल सर्विसेज का फायदा भी मिलेगा। जियो प्राइम का इतिहास भी काफी दिलचस्प रहा है। कंपनी ने साल 2017 में पहली बार सिर्फ 99 में जियो प्राइम मेंबरशिप पेश की थी। उस समय इसका मुख्य मकसद ग्राहकों को एक्स्ट्रा डेटा और डिजिटल कंटेंट के बेनिफिट्स देना था। लेकिन करीब 10 साल बाद जब ये दोबारा लौटा है तो इसका फोकस बदल चुका है। इस बार मुख्य फोकस प्राइस लॉक यानी कि रिचार्ज की कीमत को लेकर यूजर्स को सिक्योरिटी देना है। बढ़ते टैरिफ के माहौल में ग्राहकों को लंबे समय तक अपने नेटवर्क से बांधे रखने की जियो की बहुत बड़ी मास्टर स्ट्रेटेजी मानी जा रही है। अब रुक करते एयरटेल की तरफ। एयरटेल के पोर्टल पर 459 वाला एक नया रिचार्ज प्लान काफी चर्चा बटोर रहा है। अब रुक करते हैं एयरटेल की तरफ। वैलिडिटी पूरे 84 दिन। क्या क्या मिलेगा? अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग, नेशनल रोमिंग और 300 फ्री एसएमएस। खास बात, इस प्लान में कोई डेटा बेनिफिट नहीं मिलता। अतिरिक्त फायदे, 12 महीने के लिए अपोलो 24/7 सर्कल एक्सप्रेस प्रीमियम का सपोर्ट और फ्री हेलो ट्यून्स। यह प्लान खास तौर पर उन यूजर्स के लिए डिजाइन किया गया है जो प्राइमरी सिम को एक्टिव रखने या केवल कॉलिंग के लिए फोन इस्तेमाल करते हैं और जिन्हें इंटरनेट डेटा की खास जरूरत नहीं है। लेकिन इस पूरे टेलीकॉम वॉर में सबसे ज्यादा हैरान करने वाला ऑफर बीएसएनएल लेकर आया, ₹1 का फ्रीडम 2.0। इंडिपेंडेंस डे के मौके पर पेश किए गए इस ऑफर के तहत नए कस्टमर्स को सिर्फ ₹1 में नई सिम मिल रही है। और सिर्फ सिम ही नहीं,
बल्कि इसके साथ आपको मिलेगा BSNL फ्रीडम 2.0, 24 दिनों की वैलिडिटी, अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग, रोजाना 1 GB हाई स्पीड डेटा, रोजाना 100 SMS। शर्त ध्यान रखें, यह ऑफर सिर्फ 12 सितंबर 2026 तक लागू है और ये केवल नए कनेक्शन यानी कि नए ग्राहकों के लिए ही उपलब्ध है। अगर आप BSNL का सेकेंडरी नंबर रखना चाहते हैं या नेटवर्क चेक करना चाहते हैं तो नजदीकी कस्टमर केयर या रिटेलर के पास जाकर इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। अगर पूरे टेलीकॉम मार्केट को देखें तो लड़ाई अब सिर्फ सस्ता डेटा देने की ही नहीं रही। जियो ग्राहकों को प्राइस लॉक देकर लंबे समय तक अपने साथ रिटेन करना चाहता है। एयरटेल केवल कॉलिंग वाले यूजर्स को लंबी वैलिडिटी देकर अपने एवरेज रेवेन्यू पर यूजर संभालना चाहता है। BSNL ₹1 जैसे अग्रेसिव ऑफर से नए प्राइस सेंसिटिव ग्राहकों को खींचने की कोशिश में है। आखिर में सवाल यह है कि आपके लिए कौन सा प्लान सबसे बेस्ट रहेगा। अगर आप हर महीने डेटा यूज करते हैं और भविष्य में महंगे होते रिचार्ज से बचना चाहते हैं तो जियो प्राइम का प्राइस लॉक ऑप्शन आपके काम आ सकता है। अगर आपको केवल कॉलिंग के लिए लंबी वैलिडिटी चाहिए तो एयरटेल बेहतर है और अगर आप ₹1 में नया सिम ट्राई करना चाहते हैं तो BSNL का फ्रीडम 2.0 ऑफर आपके लिए ही बना है। अब ये आपके ऊपर है कि आप क्या तय करते हैं। हमारी इस खास पेशकश से फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए पेशन न्यूज। नमस्कार।